जी ये NRE 6 अगस्त अटेम्प्ट 2023। और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर हाफिज आतिक। और फर्स्ट एड, ये जो जिस प्लेटफॉर्म से ये आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, फर्स्ट एड मेड इजी प्लेटफॉर्म। जजाकल्ला डॉक्टर। पहला क्वेश्चन है, पेशेंट प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिस्निया। सडन ऑनसेट ऑफ कफ हुई है, शॉर्टनेस ब्रेथ और डिस्निया। डिस्निया का मतलब भी शॉर्टनेस ब्रेथ ही होता है। द मेडिकल ऑफिसर सस्पेक्ट सीजनल एलर्जी, विच कंपोनेंट इज रेज इन कंप्लीट ब्लड काउंट। आप एक पर्सन है, वो आपके पास सडन ऑनसेट ऑफ कफ के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ और सीजनल एलर्जी की उसने हिस्ट्री भी दी हुई है कि उसे सस्पेक्ट कर रहा है उसका मेडिकल ऑफिसर। तो वो कहता है आपने सीबीसी करवाया, तो कौन सा कंपोनेंट रेज मिलेगा सीबीसी का, कंप्लीट ब्लड काउंट में कौन से सेल रेज मिलेंगे। तो आपको सेल जो रेज मिलते हैं वो इयोसिनोफिल मिलते हैं। तो जो इयोसिनोफिल, फर्स्ट एड ने ये लिखा हुआ है सब कुछ, उधर से उसने उठाए हुए हैं। देखें, वो कहता है कि एजमा और जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं ना, जो एलर्जिक प्रोसेस होते हैं, उसमें आपके जो सेल रेज करते हैं वो आपके इयोसिनोफिल होते हैं। तो इसने सब कुछ लिखा हुआ है। हमने एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दी है कि जब सडन ऑनसेट कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, तो ये चीजें आपकी सीजनल एलर्जी को शो करती हैं। तो जब आप ये पीडीएफ पढ़ेंगे तो इसको आप रीड कर सकते हैं। बाकी अभी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जो लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड आपका जो एमसीक्यू है, वो है अ यंग बॉय इज प्रेजेंटिंग विद हाइपरट्रॉफिक स्कार, however the wound healing has progressed beyond the margin of initial injury and has not regressed. What is the condition? तो जब भी कोई आपको वूंड हीलिंग हो, और फर्ज के ये एक वूंड है और ये उसके मार्जिन थे, तो अगर हीलिंग हो और हीलिंग जो है आपके मार्जिन से ऊपर चली जाए, वैसे तो जो हीलिंग होती है वो मार्जिन से, कट मार्जिन से ऊपर नहीं जाती, अगर वो ऊपर चली जाए तो ये आपका जो है उसे कहते हैं किलॉइड। किलॉइड, इस हाइपरट्रॉफिक स्कार को किलॉइड कहते हैं। फर्स्ट एड ने इसको लिखा हुआ है जी। फर्स्ट एड ने ये किलॉइड में किलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार का डिफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है। और उसने किलॉइड में लिखा हुआ है कि कौन कौन से कोलेजन टाइप्स होती हैं इसमें। इस जो किलॉइड बनता है उसमें टाइप 1 कोलेजन होते हैं और टाइप 3 कोलेजन होते हैं। जो आपके कोलेजन, आमतौर पर जो हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है उसमें कोलेजन जो है वो पैरेलल अरेंज अरेंजमेंट में होते हैं, जबकि किलॉइड में डिसऑर्गेनाइज अरेंजमेंट होती है कोलेजन की। और आपके जो वैसे स्कार होता है, जो हाइपरट्रॉफी स्कार होता है, वो टाइप 3 कोलेजन होता है, लेकिन किलॉइड में आपका टाइप 1 और टाइप 3 दोनों होते हैं। फिर वो कहता है जो किलॉइड होता है, एक्सटेंड बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ ओरिजिनल वुंड। ये वो की वर्ड है, वो की लाइन है जो उसने क्वेश्चन में पूछी हुई है। एक्सटेंड किलॉइड स्कार extend beyond the border of the wound with the claw-like projection typically on the ear lobes। आमतौर पे ये ईयर लोब पे होता है, फेस पे होता है और अपर एक्सट्रीमिटीज पे होता है। और इसकी रियकरेंस, जो आमतौर पे स्कार होते हैं उनकी रियकरेंस इतनी इनफ्रीक्वेंट होती है, इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती, लेकिन इसको आप ट्रीट भी करते हैं। ये स्कार, ये देखें, ये किलॉइड बना हुआ है, यहाँ उसको कोई हुआ था, कोई कट लगा था वूंड के बाद, उसको इतना बड़ा स्कार स्कार टिश्यू बन चुका है और बियॉन्ड द मार्जिन ऑफ द वूंड हो चुका है। और अगर आप इसको रिमूव भी कर देंगे तो ये इसकी फ्रीक्वेंट रिकरेंस होती है, बार बार ये हो जाता है, तो इसकी फ्रीक्वेंट रिकरेंस होती है। और डार्क पीपल में एक तो वैसे डार्क है ये सामने और
क्वेश्चन 3 करना है अब हमने। जी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन। स्टूडेंट एक मिनट। चलें जी। प्लीज सेकंड एमसीक्यू रिपीट करना है। ओके। जी, सेकंड एमसीक्यू बस इतना सा है कि जो आपका किलॉइड होता है, अगर आपको वुंड इंजरी हो जाए तो वुंड इंजरी में जब हीलिंग होती है तो आपकी जो है वो मार्जिन से बियॉन्ड द मार्जिन, जो लिमिट होती है मार्जिन की, उधर से उसे भी ऊपर चला जाता है, तो इसे कहते हैं, ये होता है आपका किलॉइड जो स्कार ट्यूब बनता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एमसीक्यू वो है। करेक्ट। करेक्ट इसका यही है, किलॉइड, इसका ऑप्शन बी है। उसके बाद आपका वाइल प्लेइंग क्रिकेट अ बॉय वाज हिट बाय अ बॉल ऑन लेफ्ट ईयर पिन्ना रिजल्टिंग इन स्वेलिंग। द रेनी टेस्ट वाज नेगेटिव ऑन राइट साइड, पॉजिटिव ऑन लेफ्ट साइड। अच्छा, अगर अगर स्टूडेंट्स आप देखें कि कोई, हाँ, कोई एडिशन की जरूरत है तो आपने मुझे मैसेज करना है। अच्छा, ये पर्सन है, उसे उसकी हिस्ट्री ये है कि उसको हुआ है वो हिट बाय बॉल ऑन लेफ्ट ईयर पिन्ना, और लेफ्ट साइड पे उसको वो बाल लगा है, हिट हुआ है। तो उस वजह से उसकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वहाँ डैमेज हुआ है, और वहाँ डैमेज होने की वजह से हीमाटोमा बन गया है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से जो आपकी साउंड होंगी वो आगे मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगी, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। कौन सा हियरिंग लॉस होगा? तो या जो ब्लड क्लॉट है, आप ये लगा लें, अगर ब्लड क्लॉट उसके इधर एक्सटर्नल ऑडिटिव मीटस में है, तो एक्सटर्नल एडिटिव मियोटस मियोटस में भी अगर वो ब्लड है, क्लॉट है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, साउंड आगे नहीं जाएगी। ठीक है। तो वो कहता है कि आपने क्या करना होता है, आपने क्लीन करना होता है पहले सक्शन से, उस ब्लड क्लॉट को निकालना होता है। ठीक है। उसके बाद क्योंकि उधर इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस इन्फेक्शन के लिए आपने एंटीबायोटिक देनी होती है। तो ये आपका स्टेप होता है। तो क्लीन द ब्लड विद सक्शन एंड गिव एंटीबायोटिक। ये डायग्राम थी जिसमें उसने बताया हुआ है कि आपका जो रेनिन टेस्ट होता है, जो रेनिन टेस्ट होता है वो उसे पॉजिटिव कब कहते हैं, नेगेटिव कब कहते हैं। तो इसमें उसने एक्सप्लेन किया हुआ था, हमने लेक्चर में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये टेबल जो है आप लेक्चर से सुन सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, अर्जेंट ट्रेकियोस्टमी इज रिक्वायर्ड इन। जो अर्जेंट tracheostomy is required in diphtheria, foreign body in the esophagus, acute bronchitis, bronchitis या esophagus stricture, किसमें आप करेंगे इन ऑप्शन में? अर्जेंट ट्रेकियोस्टमी किस में करते हैं? तो वो डिप्थेरिया में करते हैं। डिप्थेरिया में इसलिए करते हैं कि आपकी एक मेम्ब्रेन बन जाती है। कहता है कि डिप्थेरिया द बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ थिक सूडो मेम्ब्रेन इन द थ्रोट। तो ये थिक जो सूडो मेम्ब्रेन होती है, ये आपका जो एयर वे होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। कौन? थिक सूडो मेम्ब्रेन। तो एयर वे ब्लॉकेज, तो सांस लेना मुश्किल होता है। तो इसमें आप उस अगर ऐसी कंडीशन है तो इमरजेंसी आप ट्रेकियोस्टमी कर सकते हैं। तो अर्जेंट ट्रेकियोस्टमी आपने दिस एरिया में करनी है। अच्छा, उसने यहाँ ट्रेकियोस्टमी होती क्या है? ट्रेकियोस्टमी होती है, डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है, परमानेंट परमानेंट टेम्परेरी ओपनिंग इन स्टोमा इन द सर्वाइकल ट्रेकिया क्रिएटेड थ्रू सर्जिकल इंसिजन बिलो द क्रीकॉइड कार्टिलेज। तो क्रीकॉइड कार्टिलेज के नीचे आप उसके ट्रेकिया में
एक होल करते हैं और बाहर से फिर उसको उसका एक वो बनाते हैं, चैनल बनाते हैं जिससे उसको एयर दी जाती है। अच्छा, इसकी इंडिकेशन क्या होती है आपकी ट्रेकियोस्टमी की? इमरजेंसी इंडिकेशन एज क्रिकोथायरॉयडोटमी, या फिर आप मैकेनिक लॉन्ग टर्म, अगर आपको मैकेनिकल किसी पर्सन का इधर कोई वो है, ब्लॉकेज है जिसे आप रिमूव नहीं कर सकते और आपको लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन करनी है, तो और तो उस सूरत में 3 हफ्ते से ज्यादा के लिए आपको अगर किसी को वेंटिलेशन उसकी ब्लॉकेज है और 3 हफ्ते से ज्यादा के लिए आपने उसको वेंटिलेशन देनी है, अगर वे देन माउथ एंड नेजल, तो फिर आप टेकियोस्टमी करते हैं। इंजरी पैटर्न जो है, इंजरी पैटर्न रिजेंबलिंग बर्ड्स फुट इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ये मुझे बताएं, ये जो एमसीक्यू था, तो इसमें जो फुट बर्ड फुट इंजरी है, जो बर्ड फुट इंजरी है, इंजरी इंजरी पैटर्न रिजेंबलिंग बर्ड फुट इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो ये कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू है। इसका एक्सप्लोसिव और अगर कोई पर्सन ये कहता है कि कार एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए उसको ऑथेंटिक जो है एक्सप्लोसिव राइट है। तो अगर आप तो बर्ड फुट पैटर्न इंजरी इज टिपिकली सीन इन केस ऑफ एक्सप्लोसिव ट्रॉमा। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल? तो एक्टिवेटेड चारकोल ये होता है कि जब कोई वो आप लेते हैं कोई इंजेक्शन, कोई चीज जो टॉक्सिक चीज है उसे इंजेस्ट कर लेते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन को रोकती है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। जिस तरह एस्पिरिन आप ले लेते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन में भी आप एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन जो है इसका सी ऑप्शन ये करेक्ट है। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इज इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है। और अच्छा, एक और बात, ये चीज को इधर एब्जॉर्ब होने से रोक देगी, यानी कि बॉडी में, लेकिन उसको खुद एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। उसके बाद है एब्जॉर्ब होना है। एक्टिवेटेड लेबर हैज बीन ऑन गोइंग फॉर 2 hours एंड फीटस इज ब्रो प्रेजेंटेशन। जी, ये इसकी करेक्शन कर लें, ये वर्ड एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन इट मीन कि इसने जो भी आपकी वो है, जो भी आपने इंजेक्शन ली है, एस्पिरिन ली है, उसको इसने एब्जॉर्ब नहीं होने देता और खुद ये एज एब्जॉर्प्शन इसका मैकेनिज्म है। तो ये ए डी स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपका एक्टिवेटेड लेबर हैज बीन ऑन गोइंग फॉर 2 hours एंड fetus इज प्रो प्रेजेंटेशन, हाउ शुड दिस सिचुएशन कैन बी मैनेज्ड? तो ये आपकी प्रेजेंटेशन है, कुछ इसमें वो प्रेजेंटेशन है जो कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। नॉर्मल प्रेजेंटेशन आपकी, ये जो आउटलेट है यहाँ ऑक्सीपिट होता है, इसे कहते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है। और दूसरी जो प्रेजेंटेशन है वो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है? फेस प्रेजेंटेशन, इसमें इसका फेस जो है वर्ट, ये प्रेजेंट, नॉर्मल क्या होना था? एक मिनट। नॉर्मल ये पार्ट इधर आना चाहिए था, ऑक्सीपिट वाला वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ये फेस इसका जाता है सामने आउटलेट के, यहाँ उसका ये जो फ्रंटल एरिया है फेस का वो आ जाता है। और ये इसे कहते हैं ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रीज प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है। और शोल्डर में आपके शोल्डर आउटलेट की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें जो पर्सन है, जो ये बेबी है, ये 2 hours से एक्टिव लेबर स्टार्ट हो चुकी है। एक्टिव लेबर क्या होती है वो आपको पता है। और फीटस इज ब्रो प्रेजेंटेशन, और फीटस की जो उसकी ब्रो प्रेजेंटेशन है। और तो आपने अब क्या करना है, आप किस तरह से मैनेज करेंगे? आप इसे किस तरह मैनेज करेंगे? तो वेट फॉर स्फेलिक कन्वर्जन। स्फेलिक कन्वर्जन का मतलब है, आपने जो इसमें वो दी हुई हैं,
जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो वेट करना है, और स्टेलिक वर्जन यहाँ तक उसकी स्टेलिक वर्जन हो जाए, फिर आप एक्सटर्नल सोर्सेज यूज करते हैं वेट करने के बाद। नहीं, सी सेक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे विद इन 2 आवर, और उसी वक्त आप सी सेक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? तो इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन ये करती है, जब आप इंसुलिन को देते हैं तो इंसुलिन आपके ग्लूकोज से ब्लड से ग्लूकोज को निकालती है और सेल के अंदर भेज देती है। तो जब ब्लड वैसे से निकलेगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ब्लड में कम हो जाएगा। तो इसका जो साइड इफेक्ट है आपकी, साइड इफेक्ट है वो आपका हाइपोग्लाइसीमिया है, क्योंकि इंसुलिन ने आपकी ब्लड वेसल से ग्लूकोज निकाल के सेल के अंदर भेज देना है और ब्लड में ये कम हो जाना है। तो हाइपोग्लाइसीमिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। बेबी डिलीवर्ड बाय अ डायबिटिक मदर एट 40 वीक ऑफ gestation, हाउ शुड इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड? आप क्या करवाएंगे? एक बेबी डिलीवर हुआ है डायबिटिक मदर से, तो याद रखें ये एक मदर है डायबिटिक और ये उसका बेबी है। तो जो डायबिटिक मदर होगी उसमें ग्लूकोज का लेवल हाई होगा। तो ग्लूकोज के लेवल को लो करने के लिए वो मदर इंसुलिन, ये जो हाई ग्लूकोज है ये उसके बेबी के में डिफ्यूज करता है और जाता है ब्लड के थ्रू। तो बेबी का जो पेंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, बेबी के जो आप उसके यहाँ जो बीटा सेल होते हैं वो भी इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वो भी इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब, और बेबी का जो पेंक्रियाज है, ये बेबी का पेंक्रियाज है, बेबी का जो बीटा सेल है उनकी हो जाती है हाइपरप्लेजिया हुआ होता है, क्योंकि ग्लूकोज आता रहता है और ये जो बीटा सेल्स हैं इनकी इनका हाइपरप्लेजिया हो चुका है, इनका नंबर इंक्रीज हो चुका है और ये हाइपर एक्टिव होते हैं, इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जिसकी वजह से जब बर्थ होती है तो बेबी जो है वो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, क्योंकि उसके जो सेल है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन अब मदर से ग्लूकोज बेबी में नहीं आ रहा, तो बेबी में खुद से इंसुलिन प्रोड्यूस करने की सलाहियत बहुत इंक्रीज हो चुकी होती है। तो इसलिए इसमें इंसुलिन ज्यादा होती है, तो बेबी जो है ना वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, क्योंकि ज्यादा इंसुलिन उससे हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है। तो आपने उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करना है। तो ब्लड ग्लूकोज आपने चेक करना होता है, क्योंकि बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और ये उसने कहाँ लिखा हुआ था? ये उसने आपके जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट स्टेप टू सीके की जो बुक है, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया जो है इसका वो है फीटल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो मदर डायबिटिक होती है उसमें कहती थी। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं ये एक्सप्लेनेशन में, लेकिन मैं जल्दी से बता रहा हूँ, अब मैं एक्सप्लेनेशन तो नहीं पढ़ सकता। इन केस ऑफ बेबी डिलीवर बाय डायबिटिक मदर इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट ब्लड ग्लूकोज लेवल बोथ मदर एंड बेबी। इन्फेंट बोर्न डायबिटिक मदर आर एट रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू देयर एक्सपोजर ऑफ द हाई लेवल ऑफ द मेटर्नल ग्लूकोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, इसलिए तो आपने उसको ग्लूकोज लेवल चेक करना है। उसके बाद व्हाट शुड हाउ शुड हाइपोवोलेमिक शॉक, आप हाइपोवोलेमिक शॉक शॉक को मैनेज किस तरह करते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक शॉक की डिफरेंट कॉजेज हैं, वो ये हो सकती हैं, हेमरेज हो सकती है, वो डायरिया हो सकता है, वो वोमिटिंग हो सकती है। तो आपने यानी कि फ्लूइड का लॉस होता है, तो फ्लूइड का लॉस है तो आपने फ्लूइड ही देना है, तो आप उसे देंगे इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे। बर्न था, चलेंगे बर्न पेशेंट है ये, और बर्न पेशेंट की बॉडी से जो है वो ब्लड ऊज कर रहा होता है, वो ऊज कर रहा होता है। तो उसमें ब्लड नहीं यूज कर रहा होता, फ्लूइड यूज कर रहा होता है, तो उसमें हाइपोवोलीमिया हो जाता है। हाइपोवोलीमिया जब भी होगा किसी पर्सन को, तो उसका बीपी ड्रॉप कर जाएगा, उसकी पल्स रेट जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस इन पर्सन की पल्स रेट ज्यादा होती है और बीपी कम होता है, तो आपने इनको इंट्रावेनस फ्लूइड देना होता है। तो ये आपका जो
ये आपका जो शॉक वाला ये सीवीएस की फर्स्ट एड का ये टेबल है। इसमें ये सारे शॉक लिखे हुए हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह करना था। और कैपलन सर्जरी जो है उसमें भी ये टॉपिक कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितना फ्लूइड देना है। और यहाँ वहाँ ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर किसी पर्सन को वोमिटिंग की वजह से वो या डायरिया की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक शॉक होता है तो आपने नॉर्मल सलाइन देना है। और अगर उसको हेमरेज होने की वजह से वो होता है, या ये जो आपका बर्न है इसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो आपने रिंगर लैक्टेट देना है। तो ये चीजें कैप्लन सर्जरी के जिन जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर सुने हुए हैं तो उन्होंने इसको अच्छी तरह किया होगा। उसके बाद है अ 2 year चाइल्ड एक्सपीरियंस ब्लोटिंग ड्यूरिंग मिल्क इनटेक बट सिम्टम आर रिलीव्ड आफ्टरवर्ड। जब वो मिल्क लेता है तो उस वक्त उसको ब्लोटिंग होती है, उसे गैस हो जाती है, उसे फ्लैचुलेंस होती है, एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट होती है। 2 साल का बच्चा है। तो बाकी जब उसके बाद वो ठीक हो जाता है जब वो नहीं लेता कोई चीज। तो व्हाट इज लाइकली कॉज ऑफ दिस सिम्टम्स। तो इसको लैक्टेज डेफिशिएंसी है। लैक्टेज डेफिशिएंसी में जो पर्सन द सिम्टम ऑफ ब्लोटिंग ड्यूरिंग मिल्क इनटेक एंड रिलीव आफ्टरवर्ड आर सजेस्टिव ऑफ लैक्टेज डेफिशिएंसी या लैक्टोज इंटॉलरेंस इसे कहते हैं। तो ये जो एमसीक्यू है ये उसने फर्स्ट एड से लिया हुआ है। लैक्टेज डेफिशिएंसी बायोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को जो है प्राइमरी चाइल्डहुड में ही आपकी लैक्टेज कुछ लोगों के कंजेनिटली जो है वो लैक्टेज एंजाइम नहीं होता। तो वह लैक्टोज एक शुगर है जो कि आपके मिल्क में होती है। इसको लैक्टेज एंजाइम ने ब्रेक करना होता है। अगर आपके पास लैक्टेज नहीं है और आपने मिल्क ले लिया और मिल्क में लैक्टोज है तो आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो जब बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करेगा तो इससे गैस प्रोड्यूस होगी, तो उससे ब्लोटिंग होगी। और तो कुछ लोगों में कंजेनिटली लैक्टेज डेफिशिएंट होता है, कुछ लोगों में इसकी एब्सेंस लैक्टेज परसिस्टेंट एलील नहीं होती। मतलब ये है कि छोटे होते तो उसके पास लैक्टेज था मगर तो वो मिल्क ले लेता था। लेकिन अब थोड़ा बड़ा हुआ है तो उसके पास लैक्टेज परसिस्टेंट एलील नहीं है। तो परसिस्टेंट एलील उसके पास लैक्टेज को वो परसिस्टेंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो बड़ा हो गया उसको लैक्टेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और लैक्टेज की डेफिशिएंसी होने की वजह से वो जब मिल्क लेगा तो उसे एब्डोमिनल पेन और इस तरह में आएंगे। तो ये जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर सुने हुए हैं उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना था। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें स्टूल में उसकी पीएच कम होती है और ब्रेथ टेस्ट करते हैं जिसमें हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता है। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करते हैं तो इसमें आपने हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करना होता है, उसमें हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता है। हाइड्रोजन किस तरह प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस व्हेन क्लोनिक बैक्टीरिया फर्मेंट द इंजेस्टेड लैक्टोज। तो इसमें पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करते हैं? उससे ब्लोटिंग होती है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है, फ्लैचुलेंस होती है ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ द लैक्टोज बाय क्लोनिक बैक्टीरिया। तो गैस प्रोड्यूस होती है उस वजह से ये उसके ब्लोटिंग हो रही है। और उसको ऑस्मोटिक डायरिया होता है अनडाइजेस्टेड लैक्टोज की वजह से। तो ट्रीटमेंट क्या है कि आपने डेयरी प्रोडक्ट, उससे कहना है कि आपने मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेनी, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेनी, और आपने लैक्टेज पिल्स मिल जाती हैं उसे लैक्टेज पिल्स दें जिससे उसको लैक्टेज मिल जाए और वो लैक्टोज को ब्रेक कर सके। तो और लैक्टोज फ्री मिल्क भी इसकी ऑप्शन उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद है विच विटामिन डेफिशिएंसी कुड पोटेंशियली लीड टू ब्लीडिंग फ्रॉम बेबी कार्ड। आपको पता है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले विटामिन के का आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये सब बच्चों को लगता है क्योंकि ये उसकी जो गैमा कार्बोक्सिलेशन है जो कि आपके कोएगुलेशन फैक्टर हैं जो कि आपके ब्लड को वो करते हैं, कोएगुलेट करते हैं। तो कोएगुलेशन फैक्टर की गैमा कार्बोक्सिलेशन के लिए आपको विटामिन के चाहिए होता है। गैमा कार्बोक्सिलेशन के लिए आपको विटामिन के चाहिए होता है। तो अगर आपके पास विटामिन के नहीं होगा तो कोएगुलेशन फैक्टर की गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी और कोएगुलेशन फैक्टर मेच्योर नहीं हो पाएंगे। और फिर कोएगुलेशन फैक्टर नहीं होंगे तो बच्चा ब्लीड करेगा क्योंकि कोएगुलेशन नहीं होगी। तो याद रखें गैमा कार्बोक्सिलेशन ये कोएगुलेशन फैक्टर हैं। इसकी गैमा कार्बोक्सिलेशन के लिए आपको विटामिन के चाहिए होता है। अगर विटामिन के ना होगा तो गैमा कार्बोक्सिलेशन ही होगी और कोएगुलेशन फैक्टर जो है वो इमेच्योर रहेंगे और वो कोएगुलेट नहीं कर पाएंगे और ब्लीडिंग होगी। जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर सुने हुए हैं उनको पता है
कि फर्स्ट एड ने बड़ा जबरदस्त साइज का वो बनाया हुआ था। मैंने डिटेल से बताया हुआ कि गैमा कार्बोक्सिलेशन क्या होती है विटामिन के की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मैंने जब इसको टीच किया था तो मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन के वाला। व्हाट इज द फॉलोइंग, और मैंने कहा था कि ये भी याद रखना है कि विटामिन विटामिन के आप आईएम देते हैं, ये सब कुछ डिस्कस हुआ था शायद। हमें तो याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो या या ना याद हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ द फ्लूरोक्विनोलोन। फ्लूरोक्विनोलोन याद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन। तो फ्लोरोक्विनोलोन जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, इसका क्या साइड इफेक्ट है? तो टेंडिनोपैथी, टेंडन रप्चर हो जाता है। ये भी एमसीक्यू मैंने बताया था बोल बोल के भाई, फ्लोरोक्विनोलोन, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओल्ड एज में टेंडन रप्चर करवा देती है। तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं फ्लोरोक्विनोलोन के, वो हैं आपका जीआईटी अपसेट है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम माइल्ड हेडेक या डिस्निया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया भी इसके साइड इफेक्ट हैं। और इसका साइड इफेक्ट क्यूटी प्रोलॉन्गेशन भी है, स्किन रैश भी है, सुपर और इन चिल्ड्रन पोटेंशियल डैमेज टू ग्रोइंग कार्टिलेज, ये कार्टिलेज को डैमेज कर देती है चिल्ड्रन में, और रिवर्सिबल आर्थोपैथी करवाती है। और मसल एचिंग, लेग क्रैम्पिंग, टेंडिनाइटिस, टेंडन रप्चर स्पेशली इन द एक्लिस टेंडन रप्चर करवाती है। टेंडन रप्चर इज द हायर इंसिडेंट फॉर द इंडिविजुअल ओवर 60 ईयर ऑफ द एज, और या फिर वो इंडिविजुअल जो स्टेरॉइड यूज कर रहे हो या जिनकी एज 60 से अबव हो, उनमें ये टेंडन रप्चर करवाती है। और बच्चों में ये कॉर्टिलेज को डैमेज करती है, जिससे बच्चों में आर्थोपैथी करवाती है। उसके बाद है आपका एन एब्जॉर्प्शन, abortion abortion and miscarriage is referred to when the fetus dies inside the womb। मिसकैरेज कब कहते हैं? जब फीटल, तो वो कहता है कि abortion or miscarriage is typically referred when the fetus dies inside the womb before reaching 20 week of the gestation। After this point, if the fetus die inside the womb, it is generally called stillbirth। अगर तो 20 वीक से पहले बच्चे की इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाए तो उसे कहते हैं एबॉर्शन या मिसकैरेज, और अगर 20 वीक के बाद डेथ हो तो उसे कहते हैं स्टिल बर्थ इंट्रायूट्राइन। उसके बाद है among the following option the car accident lead to most fatal condition। अच्छा, कार एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद वो कहता है कि उसको मोस्ट फेटल कंडीशन क्या हो सकती है, तो उसको इधर टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होते हैं बताता हूँ कि ये देखें। हाँ, इधर मैंने इसकी वो आपको, ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता क्या है? जब आपको कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो आपको पता है आपकी जो ये आपकी विजुअल प्लूरा है, और ये दूसरी जो है ये आपकी प्राइटर प्लूरा है। तो जब कोई एक्सीडेंट हो तो आपकी प्लूरा रप्चर कर जाती है, और अगर ये एज अ वेल्व काम करे, जब सांस ले तो एयर अंदर आएगी, और जब, लेकिन जो एयर अंदर आ गई वो बाहर नहीं जा रही, तो एज अ वेल्व काम कर रहा है। तो इधर वो आपकी जमा होती जाती है एयर, और ये आपकी ट्रेकिया को पुश करती है, तो ट्रेकिया डेविएशन हो जाती है, ट्रेकिया डेविएशन हो जाती है, और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, पेन होगी, सडन ऑनसेट पेन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और फिर ये आपके यहाँ से ये पुश करेगी आपके हार्ट सुपीरियर वेना केवा को। तो सुपीरियर वेना केवा से आगे ब्लड नहीं जाएगा, इधर से ये पुश करेगी,
तो आपके सुपीरियर वेना के बाद जुगुलर जो प्रेशर है वो जेवीपी रेज कर जाएगी, जेवीपी रेज कर जाएगी। और जब ब्लड आपके हार्ट में आएगा नहीं तो आगे पंप नहीं होगा, तो आपकी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी, और कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से आपका बीपी ड्रॉप कर जाएगा। तो ये पेशेंट प्रेजेंट करता है पेन, सडन ऑनसेट पेन के साथ। उसको कार एक्सीडेंट होने के बाद या कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद या कोई भी ट्रॉमा होने के बाद सडन ऑनसेट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और टेकियल डेविएशन, और जेवीपी रेज की होती है, और बीपी ड्रॉप किया होता है, और पल्स रेट रेज की होती है। पल्स जब भी बीपी ड्रॉप होगा आपकी पल्स रेज कर जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। तो ये पर्सन जो टेंशन निमोथोरेक्स का है ये इस तरह प्रेजेंट करता है। आपका, हाँ, ये टेंशन निमोथोरेक्स क्या होता है इसकी फुल एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जिन बच्चों के पास ये पीडीएफ जाएगा वो इसको पढ़ लेंगे। इन कार एक्सीडेंट फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ द सिम्टम इंडिकेट्स, कार एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद उसको हाइपो रेजोनेंस हो रही है परकशन पे, हाइपोटेंशन बीपी उसका ड्रॉप कर गया है, डिक्रीज हार्ट साउंड हो गई है, जेवीपी डिस्टेंशन जेवीपी रेज कर गई है, और एब्सेंस ब्रेथ साउंड। तो कार एक्सीडेंट के बाद ब्रेथ साउंड नहीं आ रही, जेवीपी रेज की हुई है, बीपी जो है वो ड्रॉप किया हुआ है, और हाइपो रेजोनेंस परकशन पे है। तो ये आपका क्या डायग्नोसिस बनेगा? तो ये आपको पता है सिम्टम है टेंशन निमोथोरेक्स के। चलें जी, अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये टेंशन निमोथोरेक्स क्या होती है? ये टेंशन निमोथोरेक्स उसने बड़ी डिटेल से लिखी हुई है और बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है कि एयर इंटर द प्लूरल स्पेस बट कैन नॉट एग्जिट, कांट एग्जिट, इंक्रीजिंग टेप्ड एयर, टेंशन निमोथोरेक्स डेवलप हो जाती है, ट्रेकिया डेविएट करती है अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लियन, और मे लीड टू इंक्रीज इंटरथोरेसिक प्रेशर, और आपका जो है वो वेनस रिटर्न कम हो जाता है क्योंकि इंफीरियर वेना केवा को वो किंग करेगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा, हाइपोटेंशन होगी, टैकीकार्डिया होगा, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन होती है इसमें टेंशन निमोथोरेक्स में। तो आपने इसका ट्रीटमेंट क्या है? आपने इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन करनी होती है, और चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट। जो पिछले आपके एमसीक्यू थे, जो पिछली दफा आपके एमसीक्यू आए हुए थे, वो ट्रीटमेंट पूछा हुआ था जो पास एमसीक्यू एनएलई का, कि आप किसका ट्रीटमेंट क्या है? आप इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं और फिर बाद में चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट करते हैं। इसके बाद है आपका एमसीक्यू, 16-year-old boy presenting with a diarrhea and exhibiting pear-shaped binucleated structure on microscopic examination should treated। तो उसने बताया कि एक पर्सन है और वो प्रेजेंट किया है डायरिया के साथ, और जब आपने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया तो आपको स्टूल में पियर शेप बायोन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो ये डायग्नोसिस आपका क्या बनता है? पहले तो आपने डायग्नोसिस देखे ना, तो ये ये आपका बनता है जियार्डिया लैम्बलिया, ये आपका डायग्नोसिस बनता है। और आपको याद हो कि ना याद हो, हमने तो आपको पढ़ाया था और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने कहा था हाउ टू प्रिपेयर माइनर वाली वीडियो लाजमी सुन लेना। तो हाउ टू प्रिपेयर माइनर वाली वीडियो जो सुनी हुई थी उसमें मैंने ये बताया हुआ था कि यार ये आएगा। तो जियार्डिया का जो इन्फेक्शन है ये आमतौर पे जो हाइकिंग और कैंपर जो हाइकिंग कर रहे होते हैं, जो टूर पे गए होते हैं, उनमें होता है, क्योंकि वो उधर से जो वाटर यूज करते हैं और उसमें ये होता है। तो पेशेंट प्रेजेंट करता है ब्लोटिंग के साथ, फ्लैचुएंसी के साथ, फॉल स्मेलिंग इसमें डायरिया होता है, और नॉन ब्लडी और फैटी डायरिया होता है, स्टीटोरिया होता है, और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोजाइट आपको मिलते हैं। तो आपने जो ड्रग देनी होती है वो मेट्रोनिडाजोल है, तो इसमें आपकी जो ड्रग है वो मेट्रोनिडाजोल है। इसके अलावा आप टेनिडाजोल भी दे सकते हैं, और निटोक्सी निटोक्स निडोनाइड ये भी दे सकते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपकी मेट्रोनिडाजोल है। और ये किस तरह का दिखाई देता है? ये आप बाई न्यूक्लिएटेड, ये एमसीक्यू माइक्रोबायोलॉजी से है, ये आपकी फर्स्ट एड है। मैंने कहा था आपका एग्जाम फर्स्ट एड से आएगा, तो देख लें ये फर्स्ट एड से एग्जैक्ट एग्जैक्ट चीजें आ रही हैं, और ये फर्स्ट एड की वो लाइनिंग है जो उसने बताई हुई है। तो ये उसने जो पूछा था
एग्जिबिटिंग पेयर शेप्ड बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। पेयर शेप्ड बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपको ये जियार्डिया लैम्ब्लिया का मिलता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे ऑफ स्टूल। उसके बाद है ये क्लोरफेनारामीन था। फि- अ, अगर है ना, एक टैक्सी ड्राइवर आपके पास आया और आपको याद हो कि नहीं याद हो, जब मैंने ये लेक्चर आपको हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन करवा रहा था तो मैंने कहा था एक टैक्सी आप एक जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर सुने हुए हैं, मैंने कहा था एक टैक्सी ड्राइवर आएगा आपके पास और वो आप उसे सीजनल एलर्जी होगी, उसे स्नीजिंग होगी, तो आपने उसे कौन सी एंटी हिस्टामिन देनी है? तो मैंने कहा सेकंड जनरेशन आपने उसको एंटी हिस्टामिन देनी है और सेकंड जनरेशन में फिक्सोफिनाडीन था और लोरेटिडीन था। तो इसको आपने ये सेकंड जनरेशन फिक्सोफिनाडीन देनी है। आपने डाइफिनहाइडामिन नहीं देनी, आपने क्लोरफिनाडामिन नहीं देनी, क्योंकि वो हैं फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन, और फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन सिडेटिव होती हैं। और ये एमसीक्यू मैंने एग्जैक्ट इसी तरह बताया था। तो टैक्सी ड्राइवर, तो इसका जो आंसर है वो फिक्सोफिनाडीन है। ये सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन है, डाइफेनाडामिन और ये कुछ भी नहीं। डॉक्टर मानो लो आपको याद है। और यूरिन कैपेसिटी इन द एडल्ट ब्लैडर, ये जी आपकी ये रट्टा है, ये 600 ml होती है। द एवरेज यूरिन कैपेसिटी ऑफ द एडल्ट ब्लैडर फॉल विद इन द रेंज ऑफ 400 टू 600 मिलीमीटर, दोनों ऑप्शन है। एफएससी का था ये। ड्यूरिंग द टूर ऑफ मरी, फर्स्ट एड में 400 है, तो ये 400 है। ये मुझे क्योंकि एग्जैक्ट एमसी को आपको पता है फर्स्ट एड के अकॉर्डिंग के, इसका जो आंसर है वो 400 है जी। फर्स्ट एड में 400 के अकॉर्डिंग ये 400 इसका आंसर है। ड्यूरिंग द टूर ऑफ मरी while sharing a room, experiencing nighttime itching can be attributed। तो ये आप एक पर्सन है वो मरी गए हैं, और जब मरी जाके आपके पास पैसे कम थे, आपने अपने पैसे बचाने चाहे और आप सारे एक बेड पे आपने कहा चलो पैसे कम लगेंगे, एक बेड पे दो दो सो जाते हैं, तीन तीन सो जाते हैं। उसके बाद फिर जब एक पर्सन को थी वो खारिश थी, उसको उसने ये जो दूसरे थे इनको भी खारिश में मुब्तला कर दिया। तो ये आमतौर पे हॉस्टल में होता है, जो लोग अपने साबन, एक साबन होता है और पूरा रूम यूज कर रहा होता है, उससे एक साबन से सारे लोग नहा रहे होते हैं। तो उनमें भी अगर एक को ये फंगल इन्फेक्शन हो तो फिर दूसरों को भी हो जाता है। कपड़े और एक टॉवल यूज कर रहे होते हैं, तो इन सूरतों में आपको स्कैबीज हो जाती है। और ये एमसीक्यू भी फर्स्ट एड में दिया हुआ है, और फर्स्ट एड में ये मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ था। डिटेल से मैंने ये एमसीक्यू एक्सप्लेन किया हुआ था कि स्कैबीज में आपको जो है वो प्रोराइटिस होता है, और ये रात को बहुत ज्यादा होता है, नाइट वर्सन एट नाइट। एंड सरपिंगस बड़ो बन जाते हैं, ये आप देख रहे हैं, सरपिंगस बड़ो बन जाते हैं। और आमतौर पे ये कॉमन है जहाँ लोग इकट्ठे रहते हैं, बच्चों में, क्राउडेड पॉपुलेशन में, जेल में, नर्सिंग होम में, नर्सों को आमतौर पे होती है, इसलिए उनसे बच के रहा करें। और ट्रांसमिशन थ्रू स्किन टू स्किन कांटेक्ट मोस्ट कॉमनली, और वी फॉर्मेट्स जो आप सराहना एक दूसरे का यूज कर लेते हैं। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो पर मेथरिन 5% पर मेथरिन होती है। तो अगर आपको याद हो तो ये मैंने एग्जैक्ट एमसीक्यू बताया था। तो ये स्कैबीज का, और दूसरा एमसीक्यू है कि इसमें ड्रग कौन सी देते हैं, तो अपर मेथरिन देते हैं 5%। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज इंक्लूड द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें दो एमसीक्यू थे इस पे, देखें फिर दूसरा एमसीक्यू आ गया।
तो ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज क्या है, 5% पर मेथ्रीन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। और तो इसकी ट्रीटमेंट जो है, जो पेशेंट होता है वो प्रेजेंट करता है प्रोराइटिस के साथ, स्पेशली एट नाइट। ये फर्स्ट स्टेप टू सी के है, ये स्टेप टू सी के है। इसके लेक्चर भी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, फर्स्ट स्टेप टू सी के। प्रोराइटिस होती है स्कैबीज में एट नाइट आफ्टर हॉट शॉवर, और इथमेटस पेप्यूल बन जाते हैं विद लाइन लीनियर ट्रैक्स बने होते हैं, और बरो ऑफ माइट्स भी बनी होती हैं। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड साइड ऑफ द स्किन फोल्ड ऑफ द हैंड इंक्लूडेड इंटर डिजिटल फिंगर वेब्स, रिस्ट, एक्जिला और जेनिटल्स। इसमें आप ट्रीटमेंट किस तरह देते हैं? ट्रीटमेंट देते हैं 5% पर मेथ्रीन फ्रॉम नेक डाउन, हेड टू टो फ्रॉम फॉर इन्फेंट्स। और आपने, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं सबको आपने देनी होती है। ओरल इवरमेक्टिन भी दे सकते हैं, ये भी इफेक्टिव है। और आपने जितने भी फैमिली के कपड़े होते हैं और बेडिंग होते हैं सबको आपने धोना होता है और धूप में रखना होता है। जी, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ बर्न इंक्लूड फॉलोइंग ऑप्शन। इमीडिएट ट्रीटमेंट बर्न का क्या होता है? तो इमीडिएटली आप, क्योंकि सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन उनका हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, क्योंकि उनका जो फ्लूइड होता है वो ooze कर रहा होता है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है बर्न वाले पेशेंट को। तो आपने इमीडिएटली जो फर्स्ट स्टेप है उसको फ्लूइड देने होते हैं, आप स्टेबलाइज करना होता है, पहले आपने पर्सन को स्टेबलाइज करना होता है। उसके बाद है आपका लाइट स्लीप इज एसोसिएटेड विद विच वेव्स। तो लाइट स्लीप कौन सी लाइट स्लीप में वेव्स होती हैं? ये भी एमसीक्यू में बड़े डिटेल से जिन्होंने लेक्चर सुने उनको करवाया हुआ था कि आपकी लाइट स्लीप जो होती है, ये फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड का टेबल है। अवेक में था? अवेक में है तो फिर अगर तो वो पर्सन अवेक है और उसकी आई ओपन है, अगर तो आई ओपन है और अवेक है तो फिर बीटा उसका आंसर है। ठीक है। और अगर जो है वो अवेक है और उसने आंखें बंद की हुई हैं, नींद नहीं आ रही लेकिन आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा है, तो फिर अल्फा है। लेकिन अगर ये है नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्लीप, मेरे ख्याल में ये वाला होगा। अवेक था? जी ये अवेक था। तो अगर अवेक में आईज ओपन हो तो फिर आंसर आपका बीटा वेव्स है। और अगर वो एक में आई क्लोज हो तो फिर आपका अल्फा आंसर है। और अगर उस वो सोया हुआ है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में सोया हुआ, डीप स्लीप में है और उसकी स्टेज 1 है, तो फिर लाइट स्लीप में आपके थीटा वेव्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ये इन दोनों से ये नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे। और आपकी स्टेज 2 में जो है वो स्लीप स्पिंडल एंड के कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो स्टेज 3 है उसमें आपकी डेल्टा वेव्स होती हैं। ठीक है। तो आपने इसको याद करना है। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी ये स्लीप, इसकी स्टेजेस हैं जो सबसे वैसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो आपका अवेक आया हुआ है, तो अवेक के लिहाज से अगर आई ओपन है तो बीटा है, अगर आई क्लोज है और अवेक है तो अल्फा है। लेकिन जो ये वाली है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट स्लीप में आपकी थीटा वेव्स होती हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ स्लीप में स्लीप स्पिंडल कॉम्प्लेक्स होते हैं और स्लीप स्पिंडल के कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो इसकी स्टेज 3 है उसमें आपकी डेटा वेव्स होती हैं। और जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है जो कि उसमें बी बीटा वेव्स होती हैं, और अवेक में बी बीटा वेव्स होती हैं जब आईज ओपन होती हैं। तो रैपिड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में भी बीटा वेव्स होती हैं, और अवेक आईज ओपन हो तो फिर भी बीटा वेव्स होती हैं, तो ये आपने याद रखना है। बाकी आपको पता होगा एसटीडी, वैसे तो एसटीडी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। लेकिन आपने कहना यार ये गलत काम नहीं करते, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती हैं। तो ठहर जाओ, तो ठहर जाओ, टी को पहले ले आओ और फिर एस को ले आओ और फिर डेल्टा, टी एस डी।
तो टीएसडी जो आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, उसकी स्लीप वन में थीटा वे स्टेज वन में थीटा वेव्स होती हैं, स्टेज टू में होते हैं स्लीप स्पिंडल एंड के कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो स्टेज थ्री है उसमें डेल्टा वेव्स होती हैं। और जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है उसमें बीटा वेव्स हैं, और जो है अवेक आई ओपन हो तो फिर भी बीटा वेव्स है, और अगर आप जो हैं अवेक आई क्लोज हैं तो अल्फा वेव्स। ये निमोनिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब मैंने और निमोनिक नए बना दी हैं। विच साउंड इज एसोसिएटेड विद द इंटरस्टिशियल लंग डिजीज? तो कैपिटेशन आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में मिलती है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। Respiratory sport is indicated when Glasgow coma scale is around। कब आप ग्लासो कोमा स्केल, किसी को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, ब्रेन इंजरी हुई है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, तो उसको कब आप इंट्यूबेट करते हैं, रेस्पिरेटरी सपोर्ट कब देते हैं? तो ग्लासो कोमा स्केल में अगर आपका जो है 8 से, ग्लासो कोमा स्केल 8 या 8 से कम हो, आपके ग्लासगो स्केल पे स्कोर कम आए, तो फिर आपने इंटरवेट करना होता है। इसमें 6 ऑप्शन भी, 6 ऑप्शन, लेकिन 8 लिखा हुआ है, 8 से कम पे भी आप करते हैं, और अगर 6 हो तो फिर तो और कम हो, फिर तो लाजमी करेंगे, लेकिन अगर 8 से कम हो तो फिर भी आप करेंगे। ये आपके उसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको ग्लासगो स्केल अगर 8 से कम हो, 8 से कम हो, 8 या 8 से कम हो, तो यूजली एंड इंडिकेशन फॉर इंट्यूबेशन। तो ये ऑप्शन सही है। ये आपका एम्बोस क्यू बैंक है, वो कहता है कि अगर ग्लासगो को स्केल स्कोर 8 या 8 से कम हो, तो आप ने फिर उसको इंट्यूबेट करना है। तो ये अकॉर्डिंग टू, ये आपका ऑथेंटिक सोर्स है एम्बोस क्यू बैंक, इससे ऑथेंटिक तो कोई नहीं है, और लेटेस्ट भी कोई नहीं है। तो इसको देख लें। बाकी ग्लासोकोमा स्केल होता क्या है, ये इधर उसमें किस तरह आई ओपनिंग, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग हो तो 4 स्कोर देते हैं, अगर वर्बल इंस्ट्रक्शन पे आई ओपन करे तो 3 स्कोर देते हैं, अगर पेन पे करे तो फिर 2 स्कोर होता है, अनरिस्पॉन्सिव हो तो फिर आपने 1 स्कोर बनता है उसका ग्लासोकोमा स्केल पे। वर्बल रिस्पॉन्स में ओरिएंटेड हो तो 5 स्कोर है, कंफ्यूज हो तो 4 है, इनऑपरेटिव वर्ड प्रोड्यूस करे तो 3 स्कोर है, और इनकम्प्रीहेंसिव साउंड है। ये हमने बताया हुआ है, आपको याद हो, ये जो ग्लासोकोमा स्केल है इसको ऐसा करवाया हुआ कि आपको कभी नहीं भूलेगा अगर आपने वो किया हुआ लेक्चर सुना हुआ है तो। और ये एमसीक्यू मैंने बताया था उस वक्त भी, ये एमसीक्यू जो आपको आया हुआ है ना, ये लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आपने ग्लासोकोमा स्केल वाले कैप्लन सर जी के लेक्चर सुने हुए हैं तो। और उसके बाद है, जी जी, एट 10 वीक ऑफ गेस्टेशन, देख लें, मजे की बात यह है कि जितने एमसीक्यू मैंने बताया था ना, ये एमसीक्यू आएगा, वो एमसीक्यू आया हुआ है जिन्होंने लेक्चर सुने हुए हैं। उसके बाद है, एट वीक ऑफ गेस्ट एट 10 वीक ऑफ गेस्टेशन, द प्रेजेंस ऑफ द ब्लू ग्रीनिश, ये भी मैंने हमने एमसीक्यू करवाया था, द प्रेजेंस ऑफ द ब्लू ग्रीनिश डिस्चार्ज विद फोल स्मेलिंग स्मेल इन मोस्ट लाइकली काज बाय, एक पर्सन को डिस्चार्ज है, वो 10 वीक की उसकी गेस्टेशन है फीमेल की, जी फीमेल है जी, और उसको ब्लू ग्रीनिश डिस्चार्ज है और उसकी फॉल स्मेलिंग है, और तो क्या है आपका जो इसका इसका आंसर है वो टाइकोमोनास है। क्लोडी कर्डी वाइट डिस्चार्ज होगा तो फिर कैंडिडा कैंडिडा इन्फेक्शन लिखना है। अगर
स्ट्रॉबेरी सर्विक्स होगी और ग्रीन डिस्चार्ज होगा, फ्रोथी ग्रीन डिस्चार्ज होगा और फॉल स्मेलिंग होगा, तो फिर आपका ये ट्राइकोमोनास बनेगा। तो इसको भी ये एमसीक्यू जो लेक्चर सुने हुए हैं, तो ये दोनों क्या मैंने डिफरेंशिएटेड रिक्वायर्ड बताए हुए थे। तो अगर वाइट डिस्चार्ज है, थिक कर्ली वाइट कॉटेज चीज लाइक डिस्चार्ज है, तो फिर आपका कैंडिडा ये देखें, आपके जो ये जो डिस्चार्ज है ये वाइटिश है, कर्ली वाइटिश है। और जो ये टोकोमोनास वेजिनाइटिस में स्ट्रॉबेरी सर्विक्स होती है, फ्रोथी येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है और फॉल स्मेलिंग होता है। और जब आप माइक्रोस्कोपी करते हैं तो आपको मोटाइल पीरियड शेप टाइकोमोनेड्स मिलते हैं। ठीक है। और थर्ड लास्ट पे रह जाता है आपका वेजिनोसिस। वेजिनोसिस में कोई, इन दोनों में इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन, वेजिनोसिस में नो इन्फ्लेमेशन। और वेजिनोसिस में आपका थिन वाइड डिस्चार्ज होता है, थिन होता है वाइड होता है। और फिशी ऑर्डर, अगर फिशी ऑर्डर का वर्ड आ जाए, फिशी ऑर्डर और थिन वाइटिश डिस्चार्ज आए, तो आपने बैक्टीरियल वेजिनोसिस की तरफ जाना है। अगर ग्रीन वर्ड आ जाए और फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो और स्ट्रॉबेरी सर्विक्स हो, तो आपने कहना है ये टाइकोमोनास वेजिनाइटिस है। अगर इन थिक वाइटी डिस्चार्ज है, कर्डी चीज लाइक डिस्चार्ज है, तो आपके कैंडिडल इन्फेक्शन है। तो ये आपने और ये भी जब लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया था जब हमने ये एमसीक्यू किए थे ये। उसके बाद है a 36 week of gestation, painless bleeding with normal fetal status presenting for last hour is most likely indicated. Painless bleeding third trimester, 30 week थर्ड ट्राइमेस्टर है और पेनलेस ब्लीडिंग है। तो क्या आपका डायग्नोसिस बनता है? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा, ये फर्स्ट एड की लाइंस हैं। प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है उसमें अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा ओवर द इंटरनल ओस, जो 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 यूट्रस होती है उसके जो इंटरनल ओस है, जो सर्विस का इनर साइड है, उसे इंटरनल ओस कहते हैं। वहां ये प्लेसेंटा आके अटैच हो जाता है। तो ये जो फीमेल पहले सी सेक्शन करवाया होता है, तो सी सेक्शन करवाना इज अ रिस्क फैक्टर फॉर प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्रीविया। तो पेशेंट प्रेजेंट करता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इन थर्ड ट्राइमेस्टर, 2 वर्ड लिखे हैं उसने और आपका उस पे एमसीक्यू है, पेनलेस थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया। कमाल फर्स्ट एड ने लिखे। आपको याद हो ये अब आप तो समझ रहे होंगे कि ये सारी चीजें जितनी भी एमसीक्यू फर्स्ट एड में लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट एड कितनी इंपॉर्टेंट है इससे आपको पता चल जाना चाहिए। ये जितनी भी एमसीक्यू आप कर रहे हैं सारे के सारे फर्स्ट एड में ऑलमोस्ट वो लिखे हुए हैं, और हमने लेक्चर में इनको किया हुआ है जब हमने फर्स्ट एड के लेक्चर्स किए थे डिटेल में। और जो मैंने आपको ओके जी, कैंडिडा में इचिंग हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है उसमें। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है, देखें, जो पर्सन, अगर कोई पर्सन आपको प्रेजेंट करे एमआरआई पे रिंग इनहांसिंग लीजन आपको मिले, ये रिंग इनहांसिंग लीजन है एमआरआई के करवाने पे मिलते हैं, तो शो रिंग इनहांसिंग लीजन ब्रेन एब्सेस में होते हैं इन द लेटरल साइड ऑफ फ्रंटल लोब। तो वो कहता है कि जो ब्रेन एब्सेस होता है उससे क्लासिकल ट्राइएड होता है। पर्सन आएगा, प्रेजेंट करेगा हेडेक के साथ, फीवर के साथ, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ।
हेडेक होगी ब्रेन एब्सेस वाले पर्सन को, तो इन्फेक्शन है तो फीवर भी होगा। और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कोई नर्व जो रीजन है, ब्रेन एब्सेस बनी हो तो जो इधर से नर्व निकल रही है उसको इफेक्ट करेगा। और वो नर्व अगर आपकी जो सप्लाई कर रही है आपकी आईज को, तो आईज की मूवमेंट खराब हो जाएंगी। आपके हैंड को किसी भी चीज को सप्लाई कर रही है, जहां उसकी सप्लाई जा रही है वो एबनॉर्मलिटी हो, जैसे कहते हैं फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। वो मसल वीक हो जाएंगे जिनको, अगर इधर से एक नर्व निकल रही थी वो कंप्रेस हो गई है, तो जिन मसल को सप्लाई कर रही थी अब वो मसल काम नहीं करेंगे, तो इसे कहेंगे फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा। तो पर्सन प्रेजेंट करेगा फीवर के साथ, और हेडेक के साथ, और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ, और सीजर के साथ। तो जो पेशेंट होता है ब्रेन एक्सेस का, आम तौर पे वो उसे हेडेक वॉमिटिंग होती है, फीवर होता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ आता है, सीजर होते हैं, रिंग इनहांसिंग रीजन होते हैं ऑन सीटी। और ट्रीटमेंट होता है आपने एस्पिरेशन, उसको एब्सेस को एस्पिरेट करना होता है, और एंटीबायोटिक थेरेपी देनी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो इधर लिखी हुई है वो ये है कि ये फर्स्ट एड की लाइंस हैं। मोस्ट कॉमनली आपका स्टेप्टोकोकाई ब्रेन एब्सेस में इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप्टोकोकस ऑरियस इन्वॉल्व होता है। इफ डेंटल इन्फेक्शन, आपने डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाई है तो उससे डेंटल एक्सट्रैक्शन से बैक्टीरिया जो हैं वो चले जाते हैं आपके, ये आपका स्टेप्टोकोकाई है या वो आपके ब्रेन में चले जाते हैं और वो एब्सेस काज कर देते हैं। तो a young patient who recently underwent a dental procedure, उसने dental procedure कराया तो अब बैक्टीरिया ऊपर चला गया है। No experiencing high grade fever, drowsing, vomiting, seizure, papillary edema। papillary edema का मतलब है कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उसकी हेड की स्वेलिंग हो जाना। और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट प्रेजेंट कर रहा है, नकलिटी इज एब्सेंट, एंड देयर नो हिस्ट्री ऑफ द मॉस्किटो ट्रेवल, मॉस्किटो प्रेवलेंट एरिया। तो डॉक्टर सस्पेक्ट रिंग इनहांसिंग लीजन, या एमआरआई पे उसको रिंग इनहांसिंग लीजन मिले हैं, तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा? आपका डायग्नोसिस ब्रेन एब्सेस होगा। और ब्रेन एब्सेस इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेप्टोकोकस ऑरियस या विरिडियन स्टेप्टोकोकाई डेंटल एक्सट्रैक्शन के थ्रू चला जाता है, और एनाएरोब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट एमसीक्यू, इन हेपेटाइटिस विच कंपोनेंट रेज स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड लिवर इंजरी। लिवर इंजरी में कौन सा कंपोनेंट रेज करता है? तो जब भी लिवर इंजरी होती है, हेपेटाइटिस होता है, तो आपको पता है एएलटी रेज किया होता है। इसमें जो आपका जब भी आपको पता है एएलटी एससी रेज करते हैं जब आपकी लिवर इंजरी होती है। उसके बाद है इन क्रोनिक एचसीवी पेशेंट, हेपेटाइटिस सी वायरस पेशेंट प्रेजेंटिंग विद hematmesis, which complication could be potential cause। hematmesis हो रही है, hematmesis हो रही है, उसको वोमिट वोमिट hematmesis का मतलब वोमिट में ब्लड आ रहा है, तो वो कहता है इसकी कॉज क्या है। अगर किसी पर्सन को लीवर सिरोसिस हो जाए, जिस तरह से हेपेटाइटिस हुआ पड़ा है, तो जो पोर्टल वेन है उधर से ब्लड इधर नहीं आ पाएगा। तो इधर से जो आपकी वेसल होती हैं जो इधर से आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल जो इधर से वेन जो ब्लड लेके आ रही है इधर आगे, वो अकोमोडेशन हो जाएगी, ब्लॉकेज है पोर्टल वेन में, तो इधर जो एसोफेजियल वेन होगी वो डायलेट करेंगी कूलिंग की वजह से, और बर्स्ट कर जाएंगी जिससे आपको वॉमिट में ब्लड आएगा, हेमाटेमेसिस होगी। तो कौन सी वेन रप्चर करेंगी जिससे हेमाटेमेसिस हो रही है, कौन अगर वो सिरोसिस का पेशेंट है तो एसोफेजियल वेरिसिस, इसे डायलिटेशन ऑफ एसोफेजियल वेन को एसोफेजियल वेरिसिस कह रहे हैं।
drooping of eyelid is caused by which type of bite? तो ड्रूपिंग ऑफ आई, वो इसमें स्कॉर्पियन जो स्टिंग होता है वो आपके मसल को पैरालाइज कर देता है, जिससे आपकी जो आईलिड है, आईलिड की मसल को वो ड्रूपिंग होती है। तो स्कॉर्पियन जो है वो न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी करता है, और न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी होने की वजह से, हाँ ये स्टेप टू के वो है, इस फर्स्ट स्टेप टू सीके की वो डायग्राम है। ये लेक्चर में मैंने, ये लेक्चर जो है, इसका लेक्चर हमारी फेसबुक पेज पे भी ये अपलोडेड है, ये वाला जिसमें मैंने बताया हुआ है ये। और क्रेनियल नर्व डिसफंक्शन होती है। तो क्रेनियल नर्व जो होती है, जिस तरह C3 क्रेनियल नर्व आपके ओकुलोमोटर नर्व है, वो आपके आईलेट को जो है वो करती है, सप्लाई करती है। तो उससे आपको आईलेट हो, उससे आपकी थर्ड नर्व की इंजरी से आपको वो हो सकता है। जहां आप देखें कि ये MCQ में कुछ चीजें ऐड होनी है, वो मुझे प्रॉपर स्टेटमेंट के थ्रू भेज दीजिएगा। मिलोडी वीज नहीं हो, मिलोडी वीज पता है क्या होता है? उसमें भी, उसमें जो लोग अल्कोहल पीते हैं उन्हें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होने की वजह से यहाँ से बस्ट होता है। तो यहाँ जो हिस्ट्री है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस की है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस में लिवर सिरोसिस होता है, और लिवर एसोफेजियल वेन डायलेट करती हैं और बस्ट करती हैं, इसे कहते हैं एसोफेजियल वेरिसिस। तो जो ब्लीड हो रहा है वो एसोफेजियल वेरिसिस की वजह से हो रहा है, नहीं गर्ड की वजह से ब्लीडिंग नहीं हो रहा। वो हिस्ट्री दे रहे हैं आप। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाँ अगर अल्कोहलिक पेशेंट है, अगर वो हिस्ट्री दे अल्कोहलिक पेशेंट हो और उसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही हो और उससे उसमें ब्लड आ रहा है, तो फिर ये होगा एमिलोडी वीज सिंड्रोम। ठीक है। तो ये अगर ये क्वेश्चन और भी आया होगा तो फिर आप उसे देख लीजिएगा। अच्छा, ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज डिस्टर्बेंस कैरेक्टराइज्ड बाय, तो हिमाटेमेसिस भी वोमिटिंग है, लेकिन अगर तो हिस्ट्री है उसकी लिवर सिरोसिस की, हेपेटाइटिस की, क्रोनिक हेपेटाइटिस की, और फिर उसको हीमाटेमेसिस, उसमें उसकी अ, इसमें हीमाटेमेसिस जो होती है वो प्रोजेक्टाइल नहीं होती, फोर्सफुल मूवमेंट, फोर्सफुल वॉमिटिंग नहीं होती। लेकिन लोरी वी सिंड्रोम में फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है। फोर्सफुल, शायद आपको याद हो कि ना याद हो, ये मैंने बड़ी डिटेल में बताया था इनका डिफरेंस जब हमने ये GIT किया था। अच्छा, मेटाबॉलिक क्लोसिस इज डिस्टर्बेंस कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसमें उसने वैसे इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ये बनता है, लेकिन मुझे स्टूडेंट ने बताया कि सर यहाँ लिखा हुआ था हाइड्रोजन लॉस, हाइड्रोजन आयन लॉस होने से। तो जो ऑप्शन है उधर जो थी वो आपके हाइड्रोजन आयन लॉस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एल्कलोसिस हो रहा है। तो चाहे हाइड्रोजन आयन लॉस हो फिर भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, और चाहे आप ज्यादा एब्जॉर्ब करें बाइकार्बोनेट आयन को तो फिर भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। तो ये ऑप्शन आपने देख लेना, हाइड्रोजन लॉस होने से भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ही होगा। फिर जी, एक बच्चा कह रहा है कि सर एक दो क्वेश्चन थे, एक में वो मलीना था। मलीना क्या होता है कि आपको अगर जैसे वोमिटिंग हो रही है तो जो ब्लड है वो स्टूल में जाता है, वो ब्लैक कलर देता है स्टूल को। तो स्टूल को जब ब्लैक कलर मिलता है तो उसे कहते हैं मलीना। अगर मलीना की हिस्ट्री के साथ उसे हिमाटेमेसिस हो रही है तो वो एसोफेजियल वेरिसिस आंसर होगा। और अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है और अल्कोहलिक पेशेंट में उसे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है तो वो फोर्सफुल मूवमेंट हो रही है तो वो मेलोडी सिंड्रोम होगा। और ये कह रहे हैं कि दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं जी। ये तो फिर तो पेपर आपका सारा फर्स्ट ईयर से आ गया। आप ऐसे परेशान थे कि पता नहीं पेपर कहाँ से आ गए।
being lost in the preschool child, being lost जो प्री स्कूल चाइल्ड है उसमें कंजेंटल कैटरेक्ट, कैटरेक्ट जिनको ट्राइसोमी होती है ना, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 21, उन लोगों में जो कंजेंटली जो है जब वो 1 ईयर के होते हैं तो उनको ये कैटरेक्ट हो जाता है। जो बच्चे रुबेला इन्फेक्शन वाले होंगे ना, रुबेला इन्फेक्शन कंजेंटली उसे एक्वायर किया, मदर से एक्वायर किया है, तो जब वो पैदा होगा तो उसके साथ ही उसको ये कैटरेक्ट वाले वो सिम्टम आएंगे, या ब्लाइंडनेस जो भी है। तो मेरे तो अकॉर्डिंग टू ये आपका ये कंजेंटल कैटरेक्ट होगा, क्योंकि वो 1 साल का बच्चा है जिस तरह कि आपने बताया। विटामिन ए आपको कहाँ कैटरेक्ट पे होता है? विटामिन ए तो कैटरेक्ट तो नहीं होता, वो कुछ और होता है। आपको मेट्रोप्लेजिया की एग्जांपल है वो। चलें जी, अगर एज रिलेटेड जो कैटरेक्ट है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बीइंग लॉस इन द ओल्डर पेशेंट, ओल्डर पर्सन में एज के साथ जो है ना वो कैटरेक्ट जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है। यानी कि जो ओल्डर पेशेंट हैं उनमें ये काज कॉमन नहीं है, उनमें ओल्ड एज के साथ खुद ब खुद जो आपके लेंथ हैं वो उनकी उनमें ओपेसिटी आ जाती है। तो एज रिलेटेड कैटरेक्ट एज के साथ होता है, मोस्ट कॉमन कॉज है विजन लॉस का ओल्डर पर्सन में। तो ये विजन लॉस हो रही है। और नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की वजह से। नाइट ब्लाइंड, रात को नजर नहीं आता भाई, वैसे विजन उसकी तो नाइट ब्लाइंडनेस लिखा होता तो फिर आप विटामिन ए की तरफ चले जाते। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें तो याद है जरा जरा। मैंने आपको बताया था ये सारी बात लेक्चर के दौरान। तो यहाँ ब्लाइंडनेस है ना, जो कंजेंटल कैटरेक्ट 1 ईयर की एज में ट्राइसोमी की वजह से होती है, अकॉर्डिंग टू मैंने आपको बताया है एम्बोस क्यूबिंग। और मजे की बात है, ये जितने भी एमसीक्यूज हैं जब लेक्चर के दौरान सारे बताए हुए हैं। जब फर्स्ट एड के लेक्चर हुए थे और फर्स्ट एड में लिखे हुए हैं, फॉलोइंग मायोकार्डियल इंफॉक्शन दैट प्राइमरी कॉज ऑफ शॉक इज टिपिकली रिलेटेड। कहता है कि मायोकार्डियल इंफॉक्शन के बाद, फॉलोइंग मायोकार्डियल इंफॉक्शन प्राइमरी कॉज उसका शॉक हो गया तो क्या वजह हो सकती है? जब किसी पर्सन को ये भी आपकी आपने जो टेबल पढ़ा था ना, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफॉक्शन इन द फर्स्ट स्टेज, उसमें ये था कि आपको पता है आपका जो राइट हार्ट है, लेफ्ट हार्ट है वो बहुत थिक होता है, और जो राइट हार्ट है वो थिन होता है, उसकी वाल थिन होती है। तो जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होती है तो थिन वाल जो रप्चर कर जाती है, और रप्चर होने से जो ब्लड है वो लॉस हो जाता है और उसको शॉक में चला जाता है पर्सन। तो फ्री वॉल रप्चर इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन 3 to 14 days। तो वो राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल प्रॉब्लम है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन भी हो सकता है कि उसमें भी आपकी फ्री वॉल रप्चर हो, लेकिन इधर जो ऑप्शन है, जो रप्चर वाला ऑप्शन है डिसफंक्शन, यानी कि वो कह रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन था। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है तो उसका डिसफंक्शन हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी वाला ऑप्शन गलत है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन या फिर वो फ्री वॉल रप्चर वाला जो है वो सही आंसर होगा। तो ये आपके मुताबिक लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ राइट के बजाय जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन है ऑप्शन में। तो ये ठीक होगा क्योंकि फ्री वॉल रप्चर हो जाती है। हाइपरट्रॉफी नहीं था तो
तो यहाँ जो ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल वाल डिसफंक्शन वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एम आई होने के बाद या आप क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, फ्री वाल रप्चर हो सकती है, टेम्पोनेड हो सकता है, और पेपरी मसल रप्चर हो सकते हैं। अगर पेपरी मसल रप्चर हो गए तो फिर भी लेफ्ट वेंट्रिकल की डिसफंक्शन हो जाएगा। माइटल रीगर्ज हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन, जिस तरह पेपरी मसल का रप्चर, ये भी आपको शॉक में ले जा सकता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रप्चर हो सकता है, जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये रप्चर हो सकता है। तो ये आपके उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। बेस्ट मेजर टू असेस प्री लोड, बेस्ट मेजर टू असेस प्री लोड एट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। Preload, preload approximated by ventricular and diastolic volume, EDV। तो आपका जो ये एमसीक्यू फर्स्ट ईयर से उसने उठाया है, सीधा सीधा बेस्ट मेजर ऑफ द एसेट टू प्रीलोड। प्रीलोड क्या होता है? जब आपका वेंट्रिकल डायलेट कर रहे होते हैं तो ब्लड आ रहा होता है, तो एंड पे जितना भी आपके वेंट्रिकल में ब्लड आ गया उसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो उसको आपने फिर इजेक्ट करना होता है। तो फिर जो इजेक्शन होती है उसे वो जो आपने जिसको इजेक्ट करना है वो लोड है। तो कंट्रैक्शन करने से पहले जो लोड है उसे कहते हैं प्री लोड। जब आपका वेंट्रिकल फुल हो जाता है तो इजेक्शन करने से पहले जो आपका लोड है उसे प्री लोड कहते हैं। तो ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के इक्वल होता है ना जो आपका लोड है। तो कहते हैं प्री लोड अप्रोक्सीमेटेड मेजर्ड बाय वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। देखें फर्स्ट एड आपको कैसे कैसे एमसीक्यू करवा रही है। शुक्रिया अदा करें फर्स्ट एड का। उसके बाद है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। इन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन एलिवेशन ऑफ द सीकेबी typically occur during following टाइम फ्रेमवर्क। जो नॉर्मल आपका है, थैंक यू, जो नॉर्मल आपका सीके एम पी है इंक्रीज होता है 6 आवर टू 12 आवर। पहले आपका ट्रोपोनिन रेज करता है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में, वो विद इन 4 आवर रेज करना ट्रोपोनिन आई जो है वो रेज करना शुरू कर देता है 4 आवर में। ठीक है। और उसका पीक आ जाता है 24 आवर में, 24 आवर में पीक आ जाता है। 4 आवर में रेज करना ट्रोपोनिन आई। लेकिन जो सी के एम बी है वो 6 to 12 आवर पे रेज करना शुरू करता है। और इसका जो पीक है वो भी 24 आवर तक आ जाता है। ये 24 आवर तक आ जाता है, लेकिन 6 to 12 आवर में रेज करना स्टार्ट करता है। तो एक और बात इस डायग्राम से, तो इसमें जो ऑप्शन है जो इसके रिलेटेड है, तो वो 12 to 24 आवर है। यानी कि सी अगर ट्रोपोनिन आई तो 4 आवर में रेज करना शुरू कर देता है, उसके बाद सी के एम बी आता है। तो सी के एम बी इसका मतलब है 6 से 12 आवर तक में वो रेज करना शुरू करता है, जिस तरह कि उसने लिखा हुआ है कि सी के एम बी आफ्टर 6 to 12 आवर और एट 24 आवर। तो इसने इस इन वैल्यू के लिए 12 आवर टू 24 आवर को, तो आपका सी के एम बी रेज करता है। आवाज आ रही है? ठीक है। और 3 आवर टू 3 आवर टू सी के एम 3 आवर टू 12 आवर वाला ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। ये पीक लेवल नहीं है। देखें, जो आपका पहले कौन रेज करता है? पहले टोपोनिन आई रेज करता है कब? 3 आवर्स पे, पीक 24 आवर पे। सी के एम बी जी 6 आवर पे रेज करना शुरू करता है, 6 आवर पे, तो 12 आवर पे। तो 12 आवर पे ये स्टार्ट हुआ है, रेज करना स्टार्ट हुआ है, या 6 आवर पे रेज करना स्टार्ट हुआ है या 12 आवर पे। फिर इसकी पीक कब आती है? 16 into 24 आवर। तो आपके 24 आवर पे इसकी पीक आ गई। यानी 6 या 12 आवर, तो 12 आवर को हमने इधर से ले लिया और पीक हमने 24 आवर ली। तो ये 12 to 24 आवर। एक इंपॉर्टेंट बात इस डायग्राम में और है कि आपका जो ट्रोपोनिन आई है ये मोर स्पेसिफिक है, लेकिन ये रेज करता है। तो इसने टाइमिंग पूछी थी, स्पेसिफिसिटी नहीं पूछी हुई थी। तो टाइमिंग हमने बता दी, उसके बाद उसका उसके मुताबिक आंसर सी के एम पी है। तो टोपोनिन आई ने रेज करता है मोर स्पेसिफिक है, ये
3 आवर पे रेज करना शुरू करता है 4 आवर पे, और ये 10 डेज तक रेज रहता है। लेकिन CKMP बाद में रेज करना शुरू करता है 12 आवर पे, लेकिन ये तीसरे दिन जो है ये फिर नीचे चला जाता है। अगर दोबारा दोबारा री इन्फॉक्शन वो इन्फॉक्शन हो जाए, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, तो दोबारा रेज करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर इन 10 डेज में उसको दोबारा मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो जाए, तो CKMP तो अभी फिर भी रेज है, वो नहीं बताएगा कि भाई इसको दोबारा मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हुई है, सॉरी ट्रोपोनिन नहीं बताएगा। CKMP अगर दोबारा रेज कर जाए तो ये बताएगा कि भाई उसको दोबारा री इन्फॉक्शन हो गया। तो CKMP इज द इंडिकेटर ऑफ रीएक्टिवेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो वो कहता है CKMP इंक्रीज करता है 6 to 12 आवर पे, और पीक होती है 24 आवर पे, और प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द मायोकार्डियम, बट कैन बी रिलीज फॉर स्केलेटल मसल, ये स्पेसिफिक नहीं है इसलिए। और इसको यूजफुल इन डायग्नोजिंग इन्फॉक्शन फॉलोइंग अक्यूट अक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के बाद अगर दोबारा इन्फॉक्शन हो रही है, तो फिर उसमें आपको जो हेल्प करेगा वो आपका CKMP है। लेकिन जो मोर स्पेसिफिक है वो आपका ट्रोपोनिन आई है, more specific than other proteins. अगर वो 3 to 4 आवर ऑप्शन दे, 3 आवर ऑप्शन दे, या 3 आवर ऑप्शन दे, 3 to 4 आवर, तो फिर वो आपका ट्रोपोनिन आई बनता है। अगर वो 12 to 24 ऑप्शन दे रहा है, तो फिर आपका, या 6 आवर के बाद ऑप्शन दे रहा है, तो फिर आपका CKMP बनता है। तो ये आपने खुद देख लेना है कि 4 hour to 24 hour ये ट्रोपोनिन आई है, 6 आवर लेट, बस याद रखें CKMP बाद में रेज करना शुरू करता है, बाद में इसका रिलीज स्टार्ट होता है। उसके बाद है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमने बताया था जब आपको टाइफाइड फीवर होगा तो आपके एब्डोमेन पे रोज स्पॉट बनेंगे। तो टाइफाइड फीवर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। तो रोज स्पॉट बने, ये हमने NLA के जो लेक्चर दिए थे उसमें भी ये MCQ आया हुआ था, मॉक टेस्ट में, जो है PMC मॉक टेस्ट है, उसकी जो लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल है उसमें ये करवाया हुआ है MCQ, कि रोज स्पॉट बनते हैं आपको टाइफाइड फीवर में। जिन्होंने अच्छा, जो आपका टाइफाइड फीवर होता है उसमें आपको रोज कलर स्पॉट बनते हैं। लेकिन डॉक्टर मानुल्लाह जो एनुअली मॉक टेस्ट लेक्चर है उसमें उसकी साउंड है, उसमें मैंने बताया हुआ है रोज स्पॉट आपको लोअर चेस्ट पे, एब्डोमेन पे बनते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, टाइफाइड फीवर में रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है। आमतौर पर जब आपको फीवर होगा तो आपका हार्ट रेट पल्स रेट इंक्रीज करता है, लेकिन टाइफाइड फीवर में ब्रेडिकार्डिया होता है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, उसमें आपका हार्ट रेट डिक्रीज करता है, तो पल्स ब्रेडिकार्डिया होता है आपको टाइफाइड फीवर में। नेक्स्ट जी, ये MCQ, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज एसोसिएटेड विद द कफ। तो आपको पता है ACE इनहिबिटर आपको ड्राई कफ करवाते हैं, और मैंने जब ये लेक्चर दिया था मैंने बताया था, एक आमतौर पे जो GP होते हैं ना, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर होते हैं, किसी को कफ हो, वो उसको उसको ब्लड प्रेशर था, तो ब्लड प्रेशर के लिए वो दे रहे होते हैं ACE इनहिबिटर। इसका साइड इफेक्ट होता है कफ। तो पेशेंट आता है, सर डॉक्टर साहब मुझे कफ भी होती है, तो ये एंटी कफ सिरप दे देते हैं। तो एक खुद एस इनहिबिटर दे रहे हैं उसके उसका BP कंट्रोल करने के लिए, उससे कफ हो गया तो कफ के लिए फिर एंटी वो दे रहे हैं, एंटी कफ का इसको रिप्लेस करना होता है। तो ये एग्जांपल मैंने उस वक्त भी दी थी कि एस इनहिबिटर जो है आपको ड्राई कफ करवाते हैं, और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। तो जो एस इनहिबिटर, ये फर्स्ट एड की आपको एडवर्स इफेक्ट वाला एस इनहिबिटर का याद होगा कि एस इनहिबिटर का जो साइड इफेक्ट होता है वो कफ होती है, एंजियोडीमा होता है, और आपकी नेफ्रोपैथी होती है, हाइपर कैल्सीमिया होता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, लेकिन बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टीनोसिस में अपने कॉशन के साथ यूज करना होता है। अच्छा, कॉज ऑफ डिले, कॉज ऑफ डिलेड स्प्लिट S2, देखें जो आपकी S1 और S2
साउंड जो है, एक तो ना S1, फिर है S2, फिर है S3, फिर है S4। आपका जो ये एओर्टिक वेल्व है, इसके क्लोजर से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो है S1। और जो आपका राइट हार्ट है, ये आपका राइट हार्ट है, ये जो पल्मोनरी ट्रंक है इसका जो वेल्व है, ये आपका है राइट हार्ट। और ये पल्मोनिक वेल्व है, इसके क्लोजर जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो S2 है। और ये आपका समझने की लेफ्ट हार्ट है, इसके एओर्टिक वेल्व के क्लोजर से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो S1 है। तो वो कहता है कि आपकी जो S2 है, यानी कि पल्मोनिक वेल्व है, उसकी जो साउंड है वो डिलेड है। तो अगर भाई एओर्टिक वेल्व नॉर्मल हो तो ये पहले नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। और अगर आपका पल्मोनिक वेल्व जो है वो अब नॉर्मल है तो वो लेट क्लोज होगा। और लेट क्लोज होने की वजह से जो उसकी साउंड है वो डिलेड होगी। कि आपका पल्मोनिक वेल्व जो है वो लेट क्लोज हो रहा है, तो डिलेड स्प्लिट इन S2 जो होती है वो पल्मोनिक होती है। समझ आई इसकी? ये हमने बड़ी डिटेल में ये सारे के सारे MCQ जो है ना, ये फर्स्ट एड से आए हुए हैं। आपको याद है, ये सारे टॉपिक हमने किए हुए हैं फर्स्ट एड में। तो डिलेड स्प्लिटिंग जो है S2 की, वो पल्मोनिक ट्रंक के क्लोजर में प्रॉब्लम की वजह से होती है, डिलेड प्रॉब्लम की वजह से आने की वजह से होती है। तो वाइड स्प्लिटिंग ये उसकी A2 है, एओर्टिक वेल्व के क्लोज होने की वजह से। ये इसकी P2 है, पल्मोनिक वेल्व के क्लोज होने की वजह से, यानी S2। तो अगर पल्मोनिक वेल्व पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये जो S2 है वो डिलीट आ जाएगी, तो वाइड स्प्लिटिंग होगी। तो सीन इन द कंडीशन पल्मोनिक स्टेनोसिस में आपकी डिलीट स्प्लिटिंग होती है। व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो पर मिनट फॉर BSL, बेसल लाइफ सपोर्ट, एंड ALS, एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट? जो कंप्रेशन होती है वो आपने उसका रेट क्या होता है, व्हाट है कंप्रेशन रेशियो पर मिनट। तो कंप्रेशन चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो चाइल्ड हो, उसमें आपका 100 to 120, ये उसका वो रेट होता है। तो ये दोनों, तो ये कंप्रेशन रेट होता है। अगर तो 120 ऑप्शन था इसमें, 110 टू, ये भी करेक्ट है। अगर 120 हो तो 120 करेक्ट। चाइल्ड में पूछा था तो चाइल्ड में भी यही है, 100 to 120 पर मिनट है। तो जी 120 ऑप्शन में था जी, तो 120 ऑप्शन इज करेक्ट। Which condition is influenced by head of pancreas in case of cancer? हेड ऑफ पेंक्रियाज क्या कैंसर है, तो क्या होगा? ये जॉन्डिस होगा, पेनलेस जॉन्डिस होगा। और अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट एड में पढ़ा था, नहीं चेंज नहीं, बच्चों में कोई चेंज नहीं होगा। हमने पढ़ा था कि जब हेड ऑफ पेंक्रियाज का कैंसर होता है, ये पेंक्रियाज है, सॉरी। तो यहाँ जब पेंक्री तो यहाँ से आपका वो आ रहा है, कॉमन बाइल डक्ट आ रही है बाइल एसिड को लेके। तो बाइल एसिड आगे हेड ऑफ पेंक्रियाज का कैंसर है, तो बाइल एसिड पूज कर जाएंगे आपके ब्लड में, जिसकी वजह से जॉन्डिस होगा। और ये पेनलेस जॉन्डिस होता है। और इसे कहते हैं कॉजियल साइन। तो ट्यूमर अराइज एट द हेड ऑफ द पेंक्रियाज, यूजुअली डक्टल कार्सिनोमा काज obstruction of the common bile duct। तो हेड ऑफ पेंक्रियाज के में कैंसर होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी कॉमन बाइल डक्ट की।
तो इन लार्ज गॉल ब्लैडर विद पेनलेस जॉन्डिस, इसे कहते हैं कॉजियर साइन। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। नेक्स्ट है आपका, in case of a mother with diabetes and baby exhibiting convulsions, lethargy after delivery, which test would be ordered? तो डायबिटिक मदर है, उसने बेबी को जन्म दी है, और बेबी को अब सीजर होना स्टार्ट हो गए हैं, कन्वल्जन्स आफ्टर डिलीवरी। तो डायबिटिक मदर का बेबी जो है उसको हाइपोग्लाइसीमिक हो सकता है, और हाइपोग्लाइसिक कन्वर्जन हो रहे हैं, तो आपने सीरम ग्लूकोज को चेक करना है। तो ग्लूकोज दे दें। हाँ, ये पहले भी था, रिपीट एमसीक्यू। सीबीडी में ऑब्स्ट्रक्शन होती है जी। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टॉर्निकेट एप्लीकेशन इन ऑल ड्यूरिंग हैंड इंजरी? जब आप हैंड सर्जरी कर रहे हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर आप टॉर्निकेट का क्या ड्यूरेशन होता है? तो जो जब आप सर्जरी कर रहे होते हैं, तो टॉर्निकेट जो है वो बांधते हैं 90 मिनट्स के लिए, आप बांध सकते हैं। तो 1.5 आवर इसका ऑप्शन है। तो ये इसमें जो ऑप्शन बन रहा है वो 1 आवर बन रहा है। 1.5, 90 मिनट के लिए आप वो टॉर्निकेट बांध सकते हैं ड्यूरेशन के लिए। जी डॉक्टर एमानुल्लाह, ये जितने भी एमसीक्यू हैं आप देख रहे हैं कि ये लेक्चर में हमने करवाए हुए हैं। नहीं, ये एमसीक्यू मैंने कंफर्म भी किया दोबारा उनके साथ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ। तो उन्होंने कहा कि 90 मिनट होता है ये जनरल सर्जरी का एमसीक्यू है। तो 1 1 एंड 1.5 आवर, तो इनमें दो ऑप्शन सही था, वो आपका बनता है। ये सारे एमसीक्यू जो बच्चों को आए हुए हैं, ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमने लेक्चर्स में किए हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने लेक्चर सुने हुए थे, उनके लिए ये पेपर मुश्किल नहीं होगा। जी, ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, बिल्कुल। विच इज द प्रेफर्ड वेन फॉर कैबेज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी? कौन सी वेन, अगर आपने अगर किसी को उसकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, यहाँ से ब्लॉकेज है, तो वो ये चाहता है कि वो बाईपास कर दे ब्लॉकेज को। तो कौन सी वेन से आप बाईपास करते हैं? इसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ठीक है, तो वो आप ग्रेट सेफनेस वेन से करते हैं। डॉक्टर मानुल्लाह, ये भी एमसीक्यू ग्रेट सेफनेस वेन वाला भी हमने स्टेप 2 सीके में किया हुआ है। तो ग्रेट सेफनेस वेन से कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट करते हैं, ग्रेट सेफनेस वेन लेते हैं, इसके लिए जो यूज होती है। इन पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट मलेरिया, विच ऑप्शन इज यूज फॉर मलेरिया एरेडिकेशन? ट्रू और रॉन्ग है? 1 90 मिनट होता है इसका ड्यूरेशन। अच्छा, एक पर्सन है जिसको पहले मलेरिया की हिस्ट्री है, लेकिन वो मलेरिया सही तरह रेडिकेट नहीं हुआ। तो कहते हैं विच ऑप्शन इज यूज मलेरिया रेडिकेशन? तो अब आप किस तरह मलेरिया को रेडिकेट करेंगे? क्योंकि आपको पता है ट्रीटमेंट लेने के बावजूद जो उसके हिप्नोजॉइट हैं, वी वैक्स और वी ओवेल, वो उसके हेपेटोसाइड में बैठे होते हैं। वहां से जो आपकी क्लोरोक्वीन है या मेफ्लोक्वीन है, उनको किल नहीं कर पाती वी वैक्स और वी ओवेल को। उसके लिए आप देते हैं प्राइमाक्विन। ये जो हिप्नोजाइट होते हैं ना, जो लीवर में होते हैं, उसको उसके लिए होती है। तो इन पेशेंट, इन केस ऑफ पी प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल, प्राइमाक्विन इज एडेड, ऐड की जाती है टू रेडिकेट हिप्नोजाइट इन द लीवर, जो लीवर में होते हैं। तो वैसे जो मलेरिया में ड्रग देते हैं वो आप क्लोरोक्वीन देते हैं, लेकिन आमतौर पे अब क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस आ चुकी है, तो आप मेफ्लोक्वीन भी यूज कर सकते हैं।
जहाँ रेजिस्टेंस हो। वैसे आप क्लोरोक्विन देते थे, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस हो वहाँ आप मेफ्लोक्विन दे रहे हैं, या एटोवा क्विनोन प्रोगानिल या आरटी मिसिनिन परसिवियर केसेस। लेकिन ये जो प्राइमा क्वीन है उसे पहले मलेरिया हो चुका था, आपने उसे एडिकेट करना है, मतलब कि उसको फिर भी अगर दोबारा उसको सिम्टम ना आए तो आपने एरेडिकेशन, कंप्लीट एरेडिकेशन के लिए हिप्नोजाइड को जो उसके लिवर में उसको रिमूव करना है, वीवेक्स और विओवेल को, उसके लिए आपने प्राइमाक्विन ऐड करनी है। एमसीक्यू सर ये बताया हुआ है मैंने मलेरिया की ट्रीटमेंट में फर्स्ट एड के स्टेप 1 के लेक्चर्स में। मेफ्लोक्विन और एटोरवाक्विन देते हैं आप क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस में। इन केस ऑफ ह्यूमर डायफेसिस फ्रैक्चर, ये आपकी बोन है, ये उसका एपिफाइसिस है, ये उसका मेटाफाइसिस है, और ये उसका डायाफेसिस है, यानी कि उसकी शॉक का फ्रैक्चर हो गया है। तो यहाँ ह्यूमरस में कौन सी नर्व का लीन होगा, तो वो आपकी रेडियल नर्व का लीन हो जाता है ह्यूमर डायाफेसिस फ्रैक्चर की वजह से। तो और रेडियल नर्व लीन होगा, फ्रैक्चर इन द मिड शॉर्ट रीजन ऑफ द ह्यूमरस इज अ पोटेंशियल effect of the radial nerve leading to complications of the और जब रेडियल नर्व की लीन होता है तो रिस्ट ड्रॉप होता है, वीकनेस इन द रिस्ट एंड फिंगर एक्सटेंशन, और आप फिंगर और रिस्ट एक्सटेंड नहीं कर पाते। अगर उसकी नेक का होता तो फिर एक्सिलरी नर्व होनी थी। हाँ डॉक्टर असफर, बिल्कुल। अगर नेक का होता ना, यानी कि डायाफाइसिस का होता, मेटाफाइसिस का होता, तो फिर एनाटॉमी शेल्फ नोट सेक्शन में बताया हुआ है, आपको याद है, जबरदस्त। After shoulder dislocation, which nerve is responsible for the loss of the sensation in the shoulder area? शोल्डर एरिया में ये आपका जो आर्म है ना, इसकी डिस्लोकेशन हो गई है, और यहाँ जो है इस एरिया पे डेल्टाइड रीजन पे उसकी सेंसेशन लॉस हो गई है शोल्डर एरिया पे, और शोल्डर डिस्लोकेशन हुई है। तो शोल्डर डिस्लोकेशन होने की वजह से नर्व आपकी नेक की जो है ऑफ ऑफ द ह्यूमरस, उसका प्रॉब्लम आएगा, और वो आपकी एक्सिलरी नर्व को डैमेज करेगी, और उसकी वजह से जो आपका शोल्डर एरिया है, मतलब ये कि जो डेल्टाइड रीजन है वहाँ सेंसेशन लॉस हो जाएगी, तो ये आपकी एक्सिलरी नर्व है। जी, ये एक अस्सिया चेन शोल्डर शोल्डर एट हाइट ऑफ 20,000 फीट इज एक्सपीरियंस मलेज अनवेल, मलेज मतलब होता है अनवेल, फटीग, व्हाट इज द रिकमेंडेड डिसेंट इन फीट। कहता है कि एक पर्सन जो है वो, हाँ, वो 2,000 फीट पे गया हुआ है पहाड़ की बुलंदी पे, अब उसको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है, उसकी वजह से उसको मलेज हो रहा है और उसको फटीग हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कम उधर मिल रही है। तो कितना डिसेंड करेगा दोबारा कि वो उसकी ये ऑप्शन ठीक हो जाए। इसमें जो है एक बंदा 200 यहाँ जाएगा, और उसका 1 फीट से नीचे आने से कुछ नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। 2 फीट से भी नीचे आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। 300 फीट से भी आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर 1,000 अगर ऑप्शन में है, तो 1,000 वो नीचे आएगा, उसकी ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा, तो वो ठीक हो जाएगा, तो हाफ नीचे तक आएगा। तो मतलब कि वो 2 फीट या 3 फीट या इससे कुछ नहीं होगा, तो उसको 1,000 फीट नीचे आना पड़ेगा, फिर उसकी कोई कंडीशन बेहतर होगी। उसकी जो हाई एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड सिकनेस है वो मैनेज होगी। तो इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर है, अगर 200,000 है तो फिर 2,000 बेटर ऑप्शन है। अगर 1,000 है तो ये ऑप्शन के मुताबिक आपने देख लेना है। जितना ले सकते हो नीचे ले आओ उसको, फौजी को उतार दो पहाड़ से। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिसेंट। इन केस ऑफ allergy where allergies worsen during winter, which process is activated?
जब एलर्जिक वर्सन होती है तो कौन से सेल एक्टिवेट हो जाते हैं? तो मास्ट सेल के अंदर होती है हिस्टामीन, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इनकी डीग्रेनुलेशन हो जाती है। और जब आपको सर्दियां होती हैं, जब कोई एलर्जिक कोई पार्टिकल आ गया है, तो ये एलर्जिक पार्टिकल मास्ट सेल से हिस्टामीन को रिलीज करवाते हैं, इसे कहते हैं मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। ये एमसीक्यू मैंने करवाया हुआ है। तो इन केस वेयर द एलर्जी वर्सन ड्यूरिंग विंटर, तो कौन सा प्रोसेस मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन एक्टिव हो जाती है? मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद है 51st trimester mother with baby diagnosed Down syndrome at 15 week of gestation. How can screening for Down syndrome can be conducted for second baby? तो कितना टाइम हो गया वो डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग करवाई है? 15 वीक पे। तो 15 वीक पे जो आपकी स्क्रीनिंग होती है 15 to 18 वीक पे क्वाड्रपल स्क्रीन टेस्ट करते हैं। सेकंड आई ऑप्शन है ये, हाँ ये स्टेप 2 में बताया हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर अश्विन, ये सब ये जितने भी एमसीक्यू के लेक्चर मैंने करवाए हुए हैं, इसका आईओल कम हो जाता है डाउन सिंड्रोम में, अल्फा प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, इनहिबिन ए का लेवल बढ़ जाता है, बीटा एससीजी का लेवल बढ़ जाता है। तो तो इनहिबिन ए और बीटा एससीजी का लेवल बढ़ जाता है, और फ्री एस्ट्रायोल और अल्फा प्रोटीन कम हो जाते हैं। तो ये 15 वीक पे आपने ये करवानी है। अगर वो बात करता है 11 से 13 वीक पे, तो फिर आप मेटर्नल सीरम में बीटा एससीजी का लेवल देखते हैं और कंबाइंड टेस्ट करते हैं, और साथ पाप पैप ए ये टेस्ट करते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो 11 to 13 वीक में आपने ये कंबाइंड स्क्रीन टेस्ट करने होते हैं, बीटा एससीजी और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए और अल्ट्रासाउंड। है ना? ये आपने उस वक्त पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, पहले क्वाड्रपल ये क्वाड स्क्रीन करते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ जाएं तो फिर सीवीएस या एमनियोसेंटेसिस की तरफ जाते हैं। तो क्रोनिक विलनेस सैंपलिंग भी फिर आपने ये टेस्ट करवाने होते हैं। तो पहले आप स्क्रीनिंग टेस्ट आपका क्वाड स्क्रीनिंग है, ठीक है, क्वाड्रुपल टेस्ट सेकंड टाइमेस्टर में करते हैं।